हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने? 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इन्हीं 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस क्लास को एंड तक देखना है। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को एंड तक देखोगे तो 100% दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जो दोस्तों आपकी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दोस्तों कथकली इज एसोसिएटेड विथ। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो कथकली है वो किस चीज से संबंधित है। कथकली जो है वो किस चीज से संबंधित है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कथकली है क्या। दोस्तों कथकली एक प्रकार का डांस है। क्या है? डांस है। मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या है? डांस है। और दोस्तों ये डांस कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये डांस किया जाता है केरल में। कहाँ किया जाता है? केरल के अंदर दोस्तों ये डांस किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल में दोस्तों ये डांस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इस डांस की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इस डांस की शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 17th सेंचुरी में दोस्तों इस डांस की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इस डांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी त्रावणकोर से। कहाँ से? त्रावणकोर। मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। त्रावणकोर, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोग इसको याद रख सको। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कथकली जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो त्रावणकोर से स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों त्रावणकोर कहाँ से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये रिलेटेड है केरल से। कहाँ से? केरल से दोस्तों ये रिलेटेड है, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, और दोस्तों ये डांस मंदिरों के अंदर किया जाता था, ठीक है। फिर दोस्तों कुछ समय बाद ये डांस राजशाही दरबारों में भी होने लगा था, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कथकली की शुरुआत कब हुई थी? तो 17वीं सेंचुरी में हुई थी। कब हुई थी? 17वीं सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। अच्छा, कहां से हुई थी? त्रावणकोर से हुई थी। और कहां पर किया जाता था? मंदिरों में किया जाता था, ठीक है। और त्रावणकोर कहां से रिलेटेड है? केरल से संबंधित है, ठीक है। तो आई होप आपके सभी के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा भी तो आप कभी भी छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाला ही है, हमने इसकी हिस्ट्री भी जान ली है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक बार ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं और देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, मतलब कि गलत हो गया। सेकंड में क्या लिखा है? मध्य प्रदेश, ये भी गलत हो गया। थर्ड में महाराष्ट्र, ये भी गलत हो गया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में दिया है केरल। तो केरल हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। और दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहां से रीड कर लेंगे। और दोस्तों इसके ऑप्शन से वो कहाँ है? ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दोस्तों सोनम लोसर फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो सोनम लोसर फेस्टिवल है वो किस चीज से संबंधित है, आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सोनम लोसर है क्या। दोस्तों सोनम लोसर एक फेस्टिवल है जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और दोस्तों ये फेस्टिवल ईयर के अंदर एक बार ही सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि साल में एक बार दोस्तों इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये फेस्टिवल कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं? जो लोग सिक्किम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिक्किम के अंदर दोस्तों जो लोग रहते हैं वो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों सिक्किम के लोग तो सेलिब्रेट करते ही करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा नेपाल के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन करता है? नेपाल के लोग भी दोस्तों इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेपाल के करते हैं, तिब्बत के भी करते हैं, याद रखना, तिब्बत के और भूटान के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि नेपाल, तिब्बत और भूटान के लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ठीक है।
अगर दोस्तों अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सोनम लोसर फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है और ऑप्शन में दोस्तों सिक्किम ना दिया हो, सिक्किम ना दिया हो, तिब्बत दे रखा हो, भूटान दे रखा हो, नेपाल दे रखा हो, तो इनमें से भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम एक बार ऑप्शंस को चेक करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है क्या, सिक्किम लिखा है, और हमारा सिक्किम क्या है, इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड में गोवा गलत हो गया, थर्ड में केरल गलत हो गया, और फोर्थ में राजस्थान, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कि आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशुएंस ऑफ करेंसी इन इंडिया, और किस रिस्पेक्ट में बताना है कि भारत में जो करेंसी इशू की जाती है उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट रीड करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है फर्स्ट में लिखा है दोस्तों कॉइन्स आर मिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो कॉइन्स हैं वो किसके द्वारा मिंट किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है। लेकिन दोस्तों जो कॉइन्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिंट करती है। कौन करता है, कॉइन्स जो दोस्तों होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट मिंट करती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इसलिए दोस्तों फर्स्ट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम सेकंड रीड करते हैं क्या लिखा है उसमें। दोस्तों सेकंड में लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एजेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इशू एंड हैंडलिंग ऑफ कॉइन्स। कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और हैंडल करती है क्या चीज, कॉइन्स को। तो दोस्तों क्या है कि कॉइन्स को मिंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन दोस्तों उनको हैंडल कौन करता है, हैंडल करता है आरबीआई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडलिंग द कॉइन्स, इसलिए सेकंड भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो दोस्तों हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं, इसलिए जो आंसर निकल के आएगा वो थर्ड ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं, और क्वेश्चन ने बोला था कि वो स्टेटमेंट बताओ जो क्या है, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर थर्ड बना। ठीक है, कि दोनों क्या है, गलत है, और गलत ही बतानी थी हमें। ठीक है, अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। किसके रिगार्डिंग, तो दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। तो दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन अलग होते हैं। जैसे कि साबुन है, ठीक है, साबुन से क्या करते हैं, नहाते हैं हम लोग, लेकिन उनका जो नाम होता है, उनका जो ब्रांड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सुनाया। और दोस्तों इस कंपटीशन के अंदर कोई भी नई फर्म आ सकती है और कोई भी नई फर्म जो आई थी अभी वो अपनी मर्जी से जा सकती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों इस कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, और दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। ठीक है, याद रखोगे हम। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारी फर्म होती हैं। ठीक है, और दोस्तों इस कंपटीशन में कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसने बोला था कि रॉन्ग आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है नंबर ऑफ फर्म्स इज लार्ज, मतलब कि ये कह रहा है कि इस कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। तो ये तो सही बोल रहा है हमारा, मतलब कि पहला आंसर तो गलत हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि हमें गलत बताना था और ये क्या है, सही है हमारा, तो गलत हो गया। अब सेकंड में देखो क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स, मतलब कि कोई प्रतिबंध नहीं होता है नई फर्म पर। तो ये भी सही बात कह रहा है, मतलब कि हमारा आंसर ये भी गलत हो गया। हमें दोस्तों गलत आंसर बताना है ना, ये तो सही है, तो सही है तो हमारा ऐसे गलत हो गया। अब थर्ड में देखो क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर नॉट होमोजेनियस, कह रहा है कि जो गुड्स बन रहे हैं वो समरूप नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन में लिखा है द डिमांड कर्व इज फेस्ड बाय द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो इसका कर्व होता है वो कैसा होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। तो दोस्तों हमने अभी ये पढ़ा था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, लेकिन यहाँ पे कर्व कैसा बता रहा है, परफेक्ट इलास्टिक बता रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा, गलत आंसर हो गया, और गलत ही हमें बताना था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने बोला था कि आपको बताना है नॉट ट्रू, जो इनमें से सही नहीं है। स्टार्टिंग के दोस्तों 3 स्टेटमेंट सही थी, लेकिन लास्ट जो ऑप्शन निकला वो हमारा क्या था, गलत था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अब पढ़ लो, इसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है, ये सही कह रहा है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। सेकंड में लिखा है फर्मों का निर्बाध रूप से प्रवेश होता है, मतलब कि जब कोई नई फर्म आती है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो ये भी सही कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। उनके द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप नहीं होती है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा बचा, फोर्थ ऑप्शन इसका बचा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करने में। ठीक है, तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान है। क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। क्या होता है, लीवर होता है। क्या होता है, लीवर। अब देखो किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है लीवर, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हिंदी में लीवर को क्या बोलते हैं, हिंदी में लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत, यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन 3 क्या हो गया, सही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज पता होगी पहले से। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल टिश्यू, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सिंपल टिश्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिंपल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं सरल ऊतक। क्या बोलते हैं, सरल ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ये होते क्या है, तो दोस्तों सेम कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेम कोशिकाओं से बने होते हैं, और दोस्तों सेम कार्य भी करते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल टिश्यू सेम टाइप की कोशिकाओं से बने होते हैं और दोस्तों सेम कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन से होते हैं सिंपल टिश्यू, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दोस्तों पहला होता है हमारा पैरेंचाइमा। क्या होता है, पैरेंचाइमा। ठीक है, नाम देखना बड़ा मस्त नाम है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, और दूसरा होता है स्क्लेरेंचाइमा। क्या होता है, स्क्लेरेंचाइमा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और दोस्तों तीसरा होता है हमारा कोलेनचाइमा। क्या होता है, कोलेन चाइमा, ये चाइमा चाइमा। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, क्या सिंपल टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से कौन सा दे रखा है, तो इन तीनों में से दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं दे रखा है। देखो पहले में क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है जाइलम। अब देखो जाइलम इन तीनों में से है नहीं है, मतलब कि पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, सेकंड में है दोस्तों फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम।
अब फ्लोएम भी नहीं है, मतलब कि सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा आंसर के लिए। तो दोस्तों आंसर के लिए बनेगा हमारा, एक मिनट इसको रफ करता हूं, फोर्थ बनेगा, लास्ट बनेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब कि ना ही हमारा पहला है और ना ही दूसरा है। ठीक है, समझ में आया। और हिंदी वालों के लिए भी सेम ही है हमारा, ना पहला है ना ही दूसरा है। ठीक है, इसलिए जो आंसर बन रहा है दोस्तों वो क्या बन रहा है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब कि ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है इसमें, लिखा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिरर यूज इज करेक्ट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपको बताना है कि इन मिरर में से कौन से मिरर का सही यूज हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा मिरर है, पहला दे रखा है कन्वेक्स मिरर। क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर होता क्या है। दोस्तों कन्वेक्स मिरर जो होता है वो साइड का व्यू दिखाता है। किसका दिखाता है, साइड का व्यू दिखाता है। ठीक है, आप देखो क्या इसके सामने साइड का लिखा है, हाँ लिखा है, साइड व्यू मिरर होता है। ठीक है, मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, सही हो गई हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही हो गया हमारा, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी, सही है। आप सेकंड चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम सेकंड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है सेकंड में, सेकंड में लिखा है कनकेव मिरर। दोस्तों जो कनकेव मिरर होता है ये अंदर के व्यू को दिखाता है। कहां का दिखाता है, अंदर के व्यू को दिखाता है। तो ठीक है, अब चेक करो इसके सामने क्या लिखा है, इसके सामने लिखा है डेंटिस्ट। क्या लिखा है, डेंटिस्ट, मतलब कि दोस्तों दंत विशेषज्ञ। दोस्तों ये भी क्या होता है, अंदर के व्यू को ही देखता है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, सही हो गई है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया, मतलब कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप इनको पढ़ करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। अच्छा, तो दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। मतलब कि दोस्तों आपको बताना है, ये जो दो पेयर बना रखे हैं, ये जो दो पेयर बने हैं, आपको बताना है कि ये पेयर सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो क्या है पहले पेयर में, फर्स्ट पेयर में लिखा है इंडोजेनिक फोर्स। क्या लिखा है, इंडोजेनिक फोर्स। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंडोजेनिक फोर्स होती क्या है। दोस्तों इंडोजेनिक फोर्स को हिंदी में बोलते हैं क्या, अंतर्जनित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ये बल होता क्या है, जब दोस्तों जो फोर्स होती है जब अंदर की तरफ लगती है, कैसे लगती है, अंदर की तरफ फोर्स लगती है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, मतलब कि अंतर्जनित बल बोलते हैं। ठीक है, जब दोस्तों ये फोर्स लगती है तो इसके कारण क्या क्या होता है, तो दोस्तों इसके कारण होता है भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी आती है, और दोस्तों भूकंप भी आता है। किसके कारण आता है, इंडोजेनिक फोर्स की वजह से ही आता है। ठीक है, अच्छा अब देखो फर्स्ट में सही लिखा है गलत लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इंडोजेनिक फोर्स लिखा है और सामने लिखा है लैंड स्लाइड, मतलब कि भूस्खलन लिखा है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, क्योंकि इंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्या होती है, लैंडस्लाइड भी होती है। ठीक है, मतलब कि अंतर्जनित बल की वजह से भूस्खलन होता है। इस वजह से जो पहला है वो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है एक्सोजेनिक फोर्स। क्या लिखा है, एक्सोजेनिक फोर्स। और दोस्तों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वही जनित बल। क्या बोलते हैं, वही जनित बल। अब दोस्तों ये वही जनित बल होता है क्या है, तो दोस्तों ये एक ऐसा बल होता है जो कैसे लगता है, बाहर की तरफ लगता है। कैसे लगता है, बाहर की तरफ फोर्स लगती है। जब दोस्तों बाहर की तरफ फोर्स लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, वही जनित बल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों क्या इसकी वजह से ज्वालामुखी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी किसके कारण हो रहा था, वो हो रहा था हमारा अंतर्जनित बल की वजह से हो रहा था। इसका मतलब है दोस्तों कि जो मेरा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। क्या हो चुकी है, गलत हो गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि दोस्तों इंडोजेनिक फोर्स की वजह से लैंडस्लाइड होता है और इसी की वजह से दोस्तों क्या होता है,
बॉल कैनो होता है। क्या होता है? बॉल कैनो होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? इंडोजेनिक फोर्स के हैं। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस वजह से हमारा आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों क्लास को लाइक भी करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए रखा है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? आप लोग दोगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है देखो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, अच्छा देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कि आपके पास ये दो कथन दे रखे हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहले में क्या लिखा है? पहले में लिखा है समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो समुद्र का जो स्तर है वहां पर वायु दाब कैसी होती है। ठीक है, आपको बताना है सही है या फिर ये गलत है। और दोस्तों सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड में लिखा है वायु सदैव उच्च से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो वायु है वो ऊपर से कैसे चलती है? नीचे की तरफ चलती है। तो अब आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, और इनका आंसर आप लोग कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक है। आपको बताना है कि कौन सी नदी सिंधु की सहायक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां सिंधु की सहायक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी की सारी नदियां जो सिंधु की सहायक है। ठीक है, मोस्टली मैं लिख दूंगा, जो रह जाए वो आप लोग रीड कर लेना बाहर से। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ जो एग्जाम में आती है। ठीक है, वो लिख देता हूँ जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछी गई है। ठीक है, तो पहली कौन सी है? पहली है जस्कर। कौन सी है? जस्कर। और दूसरी है दोस्तों नुब्रा। कौन सी है? नुब्रा है। तीसरी श्योक है, याद रखना श्योक है। ठीक है, और चौथी है दोस्तों हमारे पास हुंजा है। हुंजा, HUNZ हुंजा है। ठीक है, और पांचवी सटलेज है, SUTLEZ सटलेज है। ठीक है, और दोस्तों छठी है बीज है। क्या है? बीज है, BEAS, एक ही नदी है। ठीक है, और है रवि है। रवि है, याद रखना रवि है। ठीक है, अगली है छेनाब। क्या है? छेनाब, CHENAB ये है। और एक और है हाँ झेलम, JHELUM, एक ही नदी है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इन नदियों को याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे जैसे अभी दोस्तों हमें 3 नदियां दे रखी है। कौन कौन सी? जस्कर दे दिया है, नुब्रा दे दिया और श्योक दे दिया क्वेश्चन में। अब मान लो दोस्तों कि अगले पेपर में इन 3 नदियों को छोड़ करके और कोई 3 पूछ ले, रवि पूछ ले, वीस पूछ ले, छेनाब पूछ ले, हुंजा पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे। सेम क्वेश्चन होगा, सेम टॉपिक से क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन अलग बदल देगा। मतलब कि उन्हीं में से होगा, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, आप देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहली स्टेटमेंट में दे रखा है जस्कर नदी है हमारी, नुब्रा ये भी है, और थर्ड श्योक ये भी थी। मतलब कि ये तीनों नदियां दोस्तों इंडस की सहायक थी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन बनेगा, ऑल वाला। क्लियर है? याद रखोगे। ठीक है, अच्छा अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप लोग बैक करके देखना, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दोस्तों वेयर डिड द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूजली रिटन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो कहां पर लिखी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होता क्या है। तो दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? दोस्तों बहुत टाइम पहले लोग क्या करते थे? लिखते तो आज भी हैं, लेकिन उस टाइम पे दोस्तों लोग क्या करते थे? पत्तों पे लिखते थे या फिर जो पत्थर होते हैं उन पे लिखते थे, है ना। उन सब चीजों क्या बोलते थे? मैन स्क्रिप्ट्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मोस्टली क्या करते थे लोग?
मोस्टली लोग दोस्तों ताड़पत्र होता है, क्या होता है, ताड़पत्र होता है, उस पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखा होगा ऐसा लंबा सा फर्रा होता है, ठीक है, और उस पे लिखा होता था, ठीक है। तो मोस्टली लोग कहाँ लिखते थे, ताड़पत्र पर लिखते थे। किस पे लिखते थे, ताड़पत्र पर लिखते थे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है ताड़पत्र, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों इंग्लिश में ताड़पत्र को क्या बोलते हैं, पाल्म लीफ, क्या बोलते हैं, पाल्म लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दोस्तों, वेयर डिड द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारत की सबसे पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर स्थापित थी। तो दोस्तों ये स्थापित थी कहां पे, बॉम्बे में। कहां पे थी, बॉम्बे के अंदर दोस्तों ये स्थापित हुई थी पहली। कब हुई थी, 1854 में हुई थी। कब हुई थी, 1854 में दोस्तों भारत की पहली कॉटन मिल स्थापित हुई थी, ठीक है। और दोस्तों बॉम्बे को अब क्या बोलते हैं, बॉम्बे को बोलते हैं मुंबई। क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों बॉम्बे बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। अच्छा, अब वो कौन सा आंसर हो जाएगा देखते हैं। तो पहले में क्या है, हैदराबाद गलत है, बॉम्बे मतलब बॉम्बे देखा है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला, तो है ना। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है, इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर टूक प्लेस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1764 में। कब हुई थी, 1764 में दोस्तों ये लड़ाई हुई थी, किसकी, बक्सर की। अब देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में दे रखा है 1764, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया है, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दोस्तों, वरुण 2021 नोबल एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, और दे दिया डैश। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वरुण 2021 नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, भारत और फ्रांस। तो देखो किस ऑप्शन है, फ्रांस, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट। और दोस्तों ये क्वेश्चन कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कितने आसान होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है, इसमें लिखा है दोस्तों, हु वॉन द 2000 बुकर प्राइज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 2020 का जो बुकर पुरस्कार था वो किसने जीता था। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2020 का जो बुकर पुरस्कार था वो किसने जीता था। तो दोस्तों ये जीता था डॉगलस ने। किसने, डॉगलस ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता था। डॉगलस स्टुअर्ट, स्टुअर्ट ने जीता था, ठीक है, 2020 में। अब देखो किस ऑप्शन में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिख रखा है क्या, डॉगलस स्टुअर्ट। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है, इसमें लिखा है दोस्तों, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, किसकी, यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड, याद रखना, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, नेशंस, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है, चिल्ड्रंस फंड है, ठीक है, चिल्ड्रंस फंड, FUND ये है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में दे रखा है न्यूयॉर्क,
चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है मिलन, गलत हो गया। सेकंड पेरिस, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है जिनेवा, गलत हो गया। लास्ट में लिखा है न्यूयॉर्क। तो हमारा यही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ की क्या लिखा है उसमें। ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसमें, लिखा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल कंटेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। मतलब कि दोस्तों ये पेयर दे रखे हैं कहाँ पे, ये जो है ना ये वाला ये है और एक ये दो पेयर दे रखे हैं। आपको बताना कि कौन सा सही है। ठीक, आपको बताना है कि इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर सही है। फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है थर्ड एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। दोस्तों गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल थर्ड है वो क्या बताता है, वो बताता है फंडामेंटल राइट्स को बताता है। किसे बताता है, फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे सीट्स लिखा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट जो पेयर है वो क्या है, गलत है हमारा। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड पेयर में क्या है, सेकंड पेयर में एट्थ। दोस्तों जो एट्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो लैंग्वेज को बताता है। किसे बताता है, लैंग्वेज को बताता है। और इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज ही लिखा है। इसका मतलब है कि सेकंड पेयर क्या है इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे लिखा है ओनली 2। क्लियर है, समझ में आया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आर्टिकल 361 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किस चीज से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 361 है क्या। तो क्या है दोस्तों, आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन देता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। किसे देता है, प्रोटेक्शन देता है दोस्तों ये प्रेसिडेंट को। किसे देता है, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन देता है। कौन, आर्टिकल 361। और किसे देता है, और देता है गवर्नर को। किसे देता है, गवर्नर को भी दोस्तों प्रोटेक्शन देता है। कौन देता है, आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट को देता है, गवर्नर को देता है। और दोस्तों आर्टिकल 361 राज प्रमुख को भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या लिखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ऐसा कुछ बताया नहीं मैंने, गलत हो गया। सेकंड में देखो प्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भाई प्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे, प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा प्रोटेक्शन। क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख। तो देखो हमारा मिल गया, नहीं मिल गया सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन मिल गया प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख। और यही बताता है कौन, आर्टिकल 361 यही शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन मैं रीड करूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो प्रॉपर क्या है, सही मिल गया हमारा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे जाने से पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दोस्तों विच कंट्री होस्टेड द 2018 कॉमनवेल्थ गेम। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो किस कंट्री ने होस्ट किया था। तो दोस्तों 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम था वो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों होस्ट किया था। ठीक है, अब देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कनाडा, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है ऑस्ट्रेलिया, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टूर्नामेंट स्पोर्ट्स इज करेक्ट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास दो पेयर दे रखे हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि ये पेयर सही है या फिर गलत है। किसके रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पढ़ते हैं पेयर में क्या लिखा है। तो दोस्तों फर्स्ट पेयर में लिखा है राइडर कप। क्या लिखा है, राइडर कप। दोस्तों जो राइडर कप होता है वो रिलेटेड होता है किससे, गोल्फ से। किससे, गोल्फ से रिलेटेड होता है। अब देखो फर्स्ट में है, हाँ है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्या है, सही है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट पेयर क्या है, सही है। ऐसे ही हम दोस्तों सेकंड चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो सेकंड में क्या है,
सेकंड में लिखा है यूईएफए चैंपियंस लीग। दोस्तों जो यूईएफए चैंपियंस लीग है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे है? फुटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों। अब देखो सेकंड में है फुटबॉल, हाँ दे रखा है, इसका मतलब है कि सेकंड पेयर भी सही है। तो दोस्तों पेयर फर्स्ट भी सही है और पेयर सेकंड भी सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? बोथ 1 एंड 2, मतलब कि दोनों सही हैं। तो किस ऑप्शन में बोथ? थर्ड ऑप्शन दे रखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको 20 के 20 क्वेश्चंस समझ में आए हैं तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।